Hello friends, my name is Nikhil Chani and you are watching Endor Academy. Today we are going to continue our NEET PIQ series for chapter 5 Laws of Motion. So let's begin. Let's start from question number 41. इस क्वेश्चन में बोला गया है A block has been placed on an inclined plane with a slope angle theta. The block slides down the plane at constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal to. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको डायग्राम से समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक गिवन है जो एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्लेस किया गया है और वो जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल क्या क्वेश्चन में गिवन है थीटा एंगल में प्लेस किया गया है। अभी जो ब्लॉक है ये स्लाइड डाउन करता है विद कांस्टेंट स्पीड, मींस स्पीड इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से ये स्लाइड कर रहा है। उस केस में हमें कैलकुलेट करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मींस वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ म्यू के। सो फॉर दैट सबसे पहले इसका फोर्सेस देखते हैं, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस ऐड कर रहे होंगे। सो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक डाउनवर्ड साइड के अंदर इसकी वेट की वजह से mg एक्ट कर रहा होगा एंड इसका एक कंपोनेंट हम लेंगे तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, मींस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हमारे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा एंड इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो आएगा mg cos थीटा। और कौन से फोर्स ऐड कर रहे होंगे इस पे, अभी जो ब्लॉक है ब्लॉक के ऊपर एक सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स सेट कर रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी n। एंड जब ब्लॉक स्लाइड डाउन करेगा, जब ब्लॉक स्लाइड करेगा उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स सेट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी जो मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मींस एफ के ऐड करेगा। अब मोशन हो रहा है इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा अपोजिट टू द मोशन। अब इसके लिए हम फोर्स बैलेंस की इक्वेशंस लिखते हैं कि जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कौन से एक्ट कर रहे होंगे इस पे, इसका जो मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, दैट्स व्हाई mg sin थीटा माइनस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन विच विल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है एंड एन है नॉर्मल फोर्स। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं जो एन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, mg cos थीटा विल बी इक्वल टू n, मींस n इज इक्वल टू mg cos थीटा। सो वैल्यू पुट कर देते हैं n की, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू के इंटू mg cos थीटा एंड एफ के की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। अब बात आती है इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का, अब क्वेश्चन में हमें एक टर्म गिवन है कि जो ब्लॉक है हमारा ये कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड डाउन कर रहा है। तो जब v इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होती है, a इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों होती है, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है dv बाई dt के। एंड v अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो मिलता है। दैट्स व्हाई एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी इन कांस्टेंट स्पीड वो जीरो होगी, तो a m इंटू जीरो। तो m को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म हमें क्या मिल जाएगी, जीरो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये म्यू के mg cos थीटा अगर इसको हम उस साइड ट्रांसफर करें तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, mg sin थीटा विल बी इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाई mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो म्यू के की वैल्यू है वो हमें मिलेगी sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। सो म्यू के की वैल्यू क्या मिली हमें, tan थीटा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू tan थीटा एंड आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद a स्पीड 72 km per hour. If the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.5, the shortest distance in which the car can be stopped is. मीन्स क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक कार है वो किसी स्पीड से मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार मूव कर रही है। जब इस कार को हम इसमें जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी मिनिमम डिस्टेंस कार कवर करेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है कि हमने पॉइंट ए पे अगर कार को स्टॉप करने के लिए ब्रेक अप्लाई किए तो कार किस पॉइंट पे जाके कितनी डिस्टेंस बाद में जाके स्टॉप होती है, अपनी रेस्ट की कंडीशन में आएगी। तो जो क्वेश्चन में गिवन है हमें कार की स्पीड गिवन है
कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड जो कार के टायर है और जो रोड है इसके बीच में हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0.5, एंड जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं जो स्पीड है, स्पीड हमें क्या गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड हम कैसे लेते हैं, इक्वेशन यूज करते रहे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास में, कार की 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। एंड अब इस कार पे देखते हैं हम कि जो नेट फोर्स है, इस कार पर नेट फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे। तो इसमें कार का मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, एंड मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है कार के टायर्स पे, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस कार के ऊपर एक्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मीन्स इसमें सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, वही मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स माइनस एफ एस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ नेट मास इंटू एक्सीलरेशन। अब जो एफ एस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की हेल्प से एफ एस के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफ एस किसके इक्वल होगा, एफ एच विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है, कार के अंदर नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, कार डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एम जी एक्ट कर रही होगी, एंड इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, एम जी। म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.5 इंटू मास इंटू जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5 एम। तो ये वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 एम विल बी इक्वल टू एम इंटू ए। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 5 सेकेंड पर स्क्वायर। मीन्स ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है इसके अंदर, कि जो एक्सीलरेशन होगा ये रिटार्डेशन करेगा। मीन्स ये एक्सीलरेट नहीं करेगा, मोशन को अपोज करेगा एक्सीलरेशन, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है माइनस के अंदर आई है। तो इससे हमें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो फाइनल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, जब कार हमारी बी पॉइंट पे पहुंचती है, तो उस केस में क्या होगा, जो कार है वो स्टॉप हो जाएगी हमारी, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपली, जीरो की जगह वी स्क्वायर की जगह जीरो आ जाएगा हमारे पास में, एंड यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 20 स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास में 5 है, तो ये हो जाएगा इंटू 5 इंटू एस। तो इससे हमें एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 40 मीटर। जो तो कार है हमारी, ये 40 मीटर डिस्टेंस मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस इसको चाहिए 40 मीटर कार को स्टॉप होने के लिए, जब ये कार हमारी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, the maximum force, the maximum fraction of length of chain that can hang over one edge of the table is। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, हमारे पास एक चैन है, इस चैन की लेंथ है वो L मान लेते हैं हम, ओवरऑल लेंथ इस चैन की L है, एंड इसका जो मास है वो मास है M। जो L लेंथ है वो हम ले रहे हैं इस पॉइंट से लेके, ये जो पॉइंट है इस चैन की ओवरऑल लेंथ ले रहे हैं, ओवरऑल लेंथ इस चेन की L है। अब इस L लेंथ में से हमने कुछ पोर्शन, मतलब L लेंथ का कुछ Y पोर्शन हमने इस टेबल से हैंग कर रखा है हमने। अब हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है कि जो Y पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब जो चैन है इसका कितना पार्ट हम हैंग करें कि ये जो चैन स्टेबल कंडीशन में रहे, ये यहाँ से ड्रॉप ना हो। तो वो कंडीशन क्या होगी, जब इसका जो वेट है, इस Y पोर्शन का जो वेट है, इस वेट को कौन ओवरकम कर ले, अगर फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, अगर वो इस फोर्स डब्ल्यू वेट को अगर ओवरकम कर ले, तो उस केस में क्या होगा, जो चैन है ये टेबल से ड्रॉप नहीं होगी। तो मतलब क्या हुआ, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, ये जो डब्ल्यू वैल्यू है जो इस पोर्शन लेंथ का, चैन की लेंथ का जो वेट है, अगर उससे ज़्यादा अगर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो उस केस में क्या होगा, ये चैन होगी हमारी, ये किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। यहाँ पे इस पे से
ड्रॉप नहीं करेगी, स्टेबल कंडीशन में रहेगा पूरा सिस्टम हमारा। तो सबसे पहले इसके लिए वैल्यूज देखते हैं। अब बात आती है जो टोटल लेंथ थी चेन की वो थी एल, एंड जो चेन का टोटल मास था वो था एम। अब हमने क्या किया, ये जो हैंग किया पार्ट, इसका मान लिया पार्ट कौन सा, कितना पार्ट है, ये वाई पार्ट है, वाई पार्ट टेबल से हैंग कर रहा है। जो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, तो एल माइनस वाई होगा, एल में से माइनस वाई करेंगे तो ये जो पोर्शन है चेन का उसके लेंथ हमें मिल गई। अब बात आती है इनका वेट क्या होगा, तो वेट पूरी चेन का कितना है, एल है हमारे पास में, एंड पूरी चेन का मास कितना है, एम है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, पूरी चेन का मास एम है तो एम बाई एल मीन्स पर यूनिट मास क्या होगा इस चेन में, वो होगा एम बाई एल। अब हमें किस डिस्टेंस के लिए लेना है, कितनी लेंथ के लिए, वाई डिस्टेंस के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से। तो मीन्स ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, एम बाई एल इंटू वाई। अब ये जो अपर पोर्शन है चेन का, इसके ऊपर भी एक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी वेक्ट एक्ट कर रहा होगा, तो इस डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, तो सेम टू सेम इसके लिए भी लिखते हैं। ओवरऑल लेंथ क्या है चैन की, मास एम है, पर यूनिट एम बाई एल क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास क्या होगा चैन में, मल्टीप्लाइड बाई एल माइनस जी, एल माइनस वाई सॉरी, इस लेंथ के लिए हमें मास चाहिए, एंड मल्टीप्लाइड बाई जी, यहाँ भी आएगा मल्टीप्लाइड बाई जी। तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू मिल गई हमें एंड डब्ल्यू की मिल गई। अब हम देखते हैं ये चैन है, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास में एन। तो अब कंडीशन क्या है हमारी, जो डब्ल्यू एस की वैल्यू है ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल होनी चाहिए डब्ल्यू से, उस केस के अंदर चैन ड्रॉप नहीं करेगी टेबल से। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू एन होती है, विच विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.25, एंड एन किसके इक्वल होता है, नॉर्मल फोर्स के, एंड नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमारे पास में एम बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एल माइनस वाई इंटू जी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, एम बाई एल, एल माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई जी। अभी हम स्टेबल कंडीशन में इक्वल टू लेके चलते हैं, यहाँ आ जाएगा एम बाई एल मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जी। तो जैसे कि देख सकते हैं एम बाई एल दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एल माइनस वाई विल बी इक्वल टू वाई। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, म्यू एस इंटू एल माइनस म्यू एस इंटू वाई विल बी इक्वल टू वाई, एंड म्यू एस एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस विल बी इक्वल टू वाई। तो जो म्यू की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है 0.25, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल टू 0.25 L अपॉन 1.25 एंड दैट विल बी इक्वल टू L बाई 5। तो y बाई L की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, इज इक्वल टू 5, 1/5। इसको वापस लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में y बाई L इज इक्वल टू 1/5। एंड हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है, लेंथ ऑफ द चैन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल, मीन्स जो चैन की लेंथ है वो हमारे पास y लेंथ है, ये ड्रॉप हमें इसको इतना हैंग कर सकते हैं, ओवरऑल लेंथ l है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास में। परसेंट क्या आएगा, 20% जो लेंथ है इसकी चैन की हमारी, वो हम इससे हैंग कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, ये जो पूरा सिस्टम है हमारा वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा, एंड जो इसका जो वेट होगा वो वेट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इजीली ओवरकम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी slides down a 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane is। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक हमें बॉडी गिवन है, ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्लेस है, जिस इंक्लाइन प्लेन का एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री। अब हमें दो केस गिवन है, फर्स्ट केस में इन्होंने कंसिडर किया है कि फ्रिक्शन ऐड कर रहा है सरफेस के ऊपर, ये सरफेस एक फ्रिक्शनल सरफेस है, इस एकदम फ्रिक्शनल सरफेस से इस बॉडी को हम इस पॉइंट से जब स्लाइड डाउन करते हैं तो उस टाइम पे जो टाइम लगता है हमें, वो टाइम जस्ट डबल होता है जब इस सरफेस को हम फ्रिक्शन लेस एज्यूम करके टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो मीन्स फर्स्ट केस हमारा है, इसमें हमने फ्रिक्शंस को एज्यूम किया है, एंड सेकंड केस हमने कैसे लिया है, सेकंड केस के अंदर हमने ये सरफेस फ्रिक्शन लेस कंसिडर की है। तो जब फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर बॉडी स्लाइड डाउन करती है
उसमें जो टाइम मिलता है, मान लीजिए टाइम T2 मिल रहा है, वो जो टाइम है एंड जो फ्रिक्शन सरफेस है, जब फ्रिक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं उस टाइम पे मिल रहा है टाइम T1। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि T1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, ट्वाइस ऑफ T2 की इक्वल, मीन्स जस्ट डबल टाइम लग रहा है बॉडी को स्लाइड डाउन होने के अंदर फ्रिक्शन के केस के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो सरफेस है, जब फ्रिक्शन हमने एज्यूम किया था उस केस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, मीन्स म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट केस के अंदर हमारे बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे। तो बॉडी के ऊपर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा एंड इसके दो कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। जब बॉडी स्लाइड डाउन करेगी तो उस केस में क्या होगा, मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने ली मानी एज्यूम F। तो इसके लिए हम मोशन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स क्या होगा इस केस के अंदर, नेट फोर्स होगा mg sin थीटा माइनस F विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा। अभी जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल। तो इसकी वैल्यू में यहाँ पुट कर दी हमने, म्यू एन इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे वापस इक्वेशन में लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा विल बी इक्वल टू m इंटू ए, मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ से मास वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या मिलती है, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो हमें मिल गया एक्सीलरेशन। अब हमें देखना है टाइम कितना लगता है इसको बॉडी को अप से नीचे स्लाइड डाउन करने के अंदर इन केस ऑफ फ्रिक्शनल सरफेस। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बॉक्स है, इस बॉक्स की इनिशियल कंडीशन के अंदर इसको हमने रेस्ट की कंडीशन से स्लाइड करना स्टार्ट किया था, मींस इनिशियल जो वेलोसिटी होगी इसकी क्या होगी, जीरो होगी। तो जो म्यू की वैल्यू है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो की इक्वल। तो हमें मिलेगी क्या, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर एंड t विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ s बाई a। अब इससे हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट केस के अंदर कितना टाइम लगता है बॉडी को स्लाइड डाउन करने में। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एस बाई ए। इस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, टू एस अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसको हम नाम दे देते T1। मीन्स इन केस ऑफ फ्रिक्शन बॉडी को स्लाइड डाउन करने में कितना टाइम लगेगा, वो इतना टाइम लेगी T1 टाइम। एंड अब देखते हैं सेकंड केस होगा हमारा फ्रिक्शन लेस सरफेस। जब बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, उसमें देखना है हमें कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कौन कौन से एक्ट करेंगे। तो जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अगर परफेक्टली स्मूथ है, तो ये जो एफ की वैल्यू ये नहीं होगी इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, नेट फोर्स क्या एक्ट करेगा, सिर्फ बॉडी पे एम जी साइन थीटा एक्ट करेगा, इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स जीरो ले रहे हैं हम सेकंड केस के लिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो एम से एम कैंसिल आउट, देन एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी हमें जी साइन थीटा। तो सेकंड केस के अंदर सेम इक्वेशन निकालेंगे तो T2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए, जहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, जी साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गई, T1 की वैल्यू आ गई एंड T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो इससे हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। मीन्स T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। क्वेश्चन हमें कंडीशन गिवन है, तो इसके अंदर इन इक्वेशंस को पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा। T1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, T1 था अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एस अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। एंड T2 की वैल्यू थी हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन जी साइन थीटा। अब हम इक्वेशन यूज करते हैं, T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। अब दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2 स्क्वायर। T1 एंड T2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन में।
यहाँ से मिल जाएगा 2s अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2s अपॉन जी साइन थीटा। 2s से 2s कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इससे हमें क्या मिलेगा, जी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 4g साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ म्यू जी कॉस थीटा। अब जी है, ये सब जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 4 कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ म्यू आएगा, देन ये वैल्यू मिल जाती है हमें 3 साइन थीटा, ये हो जाएगा 4 म्यू कॉस थीटा। यहाँ से म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं 3/4 tan थीटा। क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री गिवन है, एंड tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमारे पास में। तो tan 45 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/4, 3/4 को हम 0.75 भी लिख सकते हैं। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो वो क्या मिल जाएगी हमें, 0.75। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। Our next question is question number 45. A block of 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of a cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. मीन्स इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें एक ब्लॉक है हमारे पास में जिसका मास क्या है 10 kg। अब इसको हमने सिलेंडर के इनर वॉल के साथ में अटैच कर रखा है, मीन्स इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की वो है 1 मीटर। इस सिलेंडर की 1 मीटर की जो रेडियस है, इस सिलेंडर की इनर वॉल से इस ब्लॉक को हमने कॉन्टैक्ट में रख रखा है। अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेज कौन कौन सेट कर रहे होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन में हमें एक चीज और गिवन है कि जो सिलेंडर के जो इनर वॉल है एंड जो ब्लॉक है, इसके बीच में जो कोफिशिएंट लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.1। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक and the inner wall of cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary. Means हमें कैलकुलेट करना है कि इस ब्लॉक के ऊपर जो वेलोसिटी मिलेगी हमें, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जिस वेलोसिटी पे जो ब्लॉक की स्टेशनरी कंडीशन पर है, ये स्लिप नहीं होना चाहिए, तो वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेज कौन कौन से ऐड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो ब्लॉक है, इसमें मास की वजह से इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स सेट कर रहा होगा, mg फोर्स। एंड अगर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन mg फोर्स है, तो इस बॉक्स की टेंडेंसी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन स्लाइड करने की। तो इसका जो मोशन है उसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स सेट करेगा, जिसकी वैल्यू F है। एंड एक नॉर्मल फोर्स सेट करेगा इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। जो सिलेंडर का सरफेस है, इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल फोर्स सेट होगा बॉक्स के ऊपर, एंड एक फोर्स और एक्ट होगा। अब ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा से मूव कर रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एफ से भी हम लिख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर हम फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखें तो हमें क्या मिलेगी, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। अब क्वेश्चन में जैसे कि देख सकते हैं, अगर बॉक्स को हम स्टेशनरी कंडीशन में अगर रखना चाहें, मीन्स अगर ये बॉक्स ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, mg से। उसी केस के अंदर ये जो ब्लॉक है स्टेबल कंडीशन में रह पाएगा। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन विल बी ग्रेटर देन mg। एंड इस केस के अंदर जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू इंटू एफ विल बी इक्वल टू mg। एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, म्यू इंटू mv स्क्वायर बाई आर
अब यहाँ पे हम इक्वल टू का केस लेके चलते हैं m इंटू जी। तो अब हमें क्या मिलेगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, g इंटू आर अपॉन म्यू एंड v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें g की वैल्यू हमारे पास में 10 गिवन है इंटू मल्टीप्लाइड बाई रेडियस है इसकी जो है वो 1 है एंड जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 0.1। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। पर ये तो हमें क्या मिली, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू मिली है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल होगा, v अपॉन आर के इक्वल। v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन रेडियस है, रेडियस क्वेश्चन में 1 मीटर गिवन है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। एंड क्वेश्चन में हमें इसी की वैल्यू पूछी थी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ओमेगा की वैल्यू, जिस एंगुलर वेलोसिटी पर जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी कंडीशन पर है, स्लाइड ना करे। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, इस क्वेश्चन में बोला गया है वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m. The other end is connected to a small peg on a small horizontal table. If the particle move in circle with speed v, the net force on the particle directed toward the center will be। अब क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है L, इस स्ट्रिंग के एक एंड पे हमने एक स्मॉल मास m अटैच कर रखा है एंड जो स्ट्रिंग का दूसरा एंड है इसको हमने विद द हेल्प ऑफ पैग एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल से अटैच कर रखा है। अभी जो मास m है ये रिवॉल्व कर रहा है, मूव्स इन सर्कुलर विथ स्पीड v। अभी सर्किल के अंदर मूव करता है v स्पीड से। इस केस में हमें कैलकुलेट करना है कि जो पार्टिकल है m इस पे इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर कौन सा फोर्स ऐड कर रहा होगा। तो सबसे पहले इस पे नेट फोर्स की वैल्यू देखते हैं कौन कौन सा ऐड कर रहे होंगे। अब जो मास है m, इस मास m के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऐड कर रहा होगा mg एंड उसका एक रिएक्शन मिलेगा हमें कैपिटल N। अभी जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐड कर रहा होगा Fc एंड इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर क्या ऐड करेगा, इस पे टेंशन ऐड करेगा ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, T ऐड करेगा टेंशन। तो अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर इस पे नेट फोर्स कौन सा होगा, तो अगर फोर्स बैलेंस करें हम इसके अंदर तो T की किसकी इक्वल आता है हमारे पास में, Fc की इक्वल एंड इसकी वैल्यू क्या होती है mv स्क्वायर बाई आर और r की वैल्यू इस केस में क्या दे रखी है हमें, जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग की लेंथ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी mv स्क्वायर बाई l। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि इनवर्ट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, Fc इस साइड में ऐड करेगा एंड इसको काउंटर बैलेंस कौन सा फोर्स करेगा, टेंशन फोर्स ऐड करेगा। तो इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर अगर पूछेगा तो वो क्या ऐड कर रहा है हमारे पास T एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, वो कर रहा है Fc। तो हमें पूछा गया डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, सेंटर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, तो है T एंड इस फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी mv स्क्वायर बाई l के इक्वल। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कार गिवन है हमें, ये किसी बैंक रोड के ऊपर मूव कर रही है। अब जो बैंकिंग की है हमने वो थीटा एंगल पे की है रोड की। अब इस कार के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से ऐड कर रहे होंगे, तो सबसे पहले वो देखते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन इस कार के ऊपर एक mg फोर्स ऐड कर रहा होगा और एक फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा होगा इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस कार के ऊपर एंड इस कार के एंड रोड के सरफेस के बीच जो कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से इस पे नॉर्मल फोर्स ऐड कर रहा होगा। अब हम फोर्सेस को देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स को देखते हैं। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एंगल क्या बनाएगा, जब ये रोड बैंकिंग जो रोड है हमारी वो थीटा एंगल पे है तो ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या मिलेगा हमें थीटा। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया थीटा एंगल। अगर एफ के दो कंपोनेंट्स ले तो क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एंड एफ साइन थीटा मिलेगा हमें इस डायरेक्शन के अंदर। अब सेम टू सेम अगर हम ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आगे थीटा एंगल। तो अब एन के अगर दो कंपोनेंट्स ले हम तो क्या मिलेंगे हमें, एक मिलेगा इसका एन कॉस थीटा एंड एक मिलेगा हमें एन साइन थीटा। तो अब हम जैसे कि कार है, क्या गिवन है हमें कार कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें।
और जब कार किसी सर्कुलर पाथ पर टर्न करेगी, मूव करेगी, तो उस समय क्या होगा, इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा Fc। अब जो इसके लिए अगर हम फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फोर्स बैलेंस की इक्वेशन कैसे आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, हाँ इस कार का एक फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं n cos थीटा विल बी इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स होता है किसके इक्वल, म्यू इंटू एन के इक्वल। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इससे हमें मिल जाएगा म्यू एन साइन थीटा। तो इधर लिख देते हैं म्यू एन साइन थीटा, सॉरी माइनस में आएगा ये आएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन 1। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करें हम, तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्सेज ऐड कर रहे हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है एफ कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है फोर्स एफ सी। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगी हमारे पास में एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। यहाँ पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू वापस पुट कर देते हैं इक्वेशन में म्यू एन। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अभी जो दो इक्वेशन मिली है हमें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो क्या मिलेगा हमें, हमारे पास वैल्यू आएगी एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इससे क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जो एन है ये एन कॉमन लेके इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू जी आर अपॉन वी स्क्वायर। तो वैल्यू हमें किसकी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी की चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो वी मैक्स की वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इंटू मैक्स विल बी इक्वल टू जी आर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम बोथ साइड में अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, ये आ जाएगा जी इंटू आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सो वी मैक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर टेन थीटा प्लस म्यू या फिर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कार हमारी मूव करनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। करेक्ट आंसर विल बी जी इंटू आर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो अब ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इस क्वेश्चन में बोला गया है टू स्टोन्स ऑफ मास m and 2m are welded in horizontal circles. The heavier one is radius r by 2 and the lighter one is radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone when they experience same centripetal forces. The value of n is, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है, हमारे पास दो स्टोन है, उन दोनों स्टोन को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक सर्किल के अंदर घुमा रहे हैं इनको। अब दोनों स्टोन्स के लिए अलग अलग कंडीशंस गिवन है हमें, एक है हमारे पास में हैवी स्टोन
जिसको हम डिनोट करते हैं एम एच से, एंड एक है हमारे पास में लाइट स्टोन जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एम एल से. 2 stones of mass m and 2m, the heavier one is reduced to r. ऑब्वियसली जो हेवियर वन होगा उसका मास है 2m एंड जो लाइटर वन है उसका मास गिवन है हमें m. अब इन दोनों के लिए हमारे पास रेडियस भी अलग अलग गिवन है हमें. एक रेडियस गिवन है हेवियर स्टोन के लिए, एक रेडियस गिवन है हमें लाइटर स्टोन के लिए. तो जो हेवियर स्टोन की रेडियस है वो रेडियस गिवन है हमें r/2 एंड जो लाइटर स्टोन है इसकी रेडियस है r. द टेंजेंशियल स्पीड of lighter stone is n times that of the value of heavier stone. मीन्स जो टेंजेंशियल स्पीड है लाइटर स्टोन की वो किसके इक्वल है हमारे पास में n टाइम्स ऑफ टेंजेंशियल स्पीड ऑफ हेवियर मास हेवियर स्टोन. तो हमें ये कंडीशन गिवन है इतनी. एक कंडीशन और गिवन है हमें कि जो दोनों फोर्सेज के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है फॉर लाइटर स्टोन एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है फॉर हेवियर स्टोन, इन दोनों की वैल्यू क्या गिवन है, इक्वल गिवन है. तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो n की वैल्यू है ये n, इस n की वैल्यू क्या होगी, n किसके बराबर होगा. तो इसके लिए सिंपली हम जो कंडीशंस गिवन है उनका यूज करते हैं और यूज करके वैल्यू निकालते हैं. तो सबसे पहले एफ की वैल्यू हम पुट करते हैं लाइटर स्टोन के लिए. एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ लाइटर स्टोन mv²/r होती है, तो v की वैल्यू हो जाएगी mv²/r. रेडियस आएगी लाइटर स्टोन की. और सेम टू सेम यहाँ इक्वेशन आ जाएगी हेवियर स्टोन के लिए. v ऑफ हेवी स्टोन VH²/RH. जो ml की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें m गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं m इंटू VL की वैल्यू गिवन है हमें n टाइम्स ऑफ VH का स्क्वायर अपॉन RL. RL की वैल्यू गिवन है इस केस में हमें R, तो सिंपली R पुट कर देते हैं विच विल बी इक्वल टू MH. MH की वैल्यू 2m इंटू VH² अपॉन RH. RH की वैल्यू क्या है हमारे पास में r/2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, VH² से VH² कैंसिल आउट हो जाएगा एंड r से r कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पे, यहाँ बचेगा n² और यहाँ पे क्या है 2 डिवाइडेड बाई 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 4. तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपली 2. तो यही क्वेश्चन में गिवन थी कि व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द वैल्यू ऑफ n इज. तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 2. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 49. इस क्वेश्चन में बोला गया है अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical is. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कार है, ये कार किसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूवमेंट कर रही है और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस गिवन है हमें 10 मीटर की रेडियस है एंड जो हमारी कार है ये मूवमेंट कर रही है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अभी जो कार है इस कार की रूफ से हमने एक बॉब सस्पेंड कर रखा है, इसको किसी लाइट वायर से हमने सस्पेंड कर रखा है. जो वायर है इसकी लेंथ हमें गिवन है कि 1 मीटर के लाइट वायर से हमने इस बॉब को सस्पेंड कर रखा है. अब कैलकुलेट क्या करना है, द एंगल मेड बाय द वायर विद द वर्टिकल इज. मीन्स हमें वर्टिकल से ये जो बॉब एंगल बनाएगा थीटा एंगल, ये थीटा एंगल कैलकुलेट करना है हमें. तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं इसमें फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे. तो ये जो बॉब है इस बॉब को मान लेते हैं ये बॉब है हमारा, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे वो देखते हैं. सबसे पहले हम एक इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्ट करेगा mg ड्यू टू इट्स वेट एंड स्ट्रिंग जो लाइट वायर है इस वायर के अंदर इस बॉब की वजह से क्या होगा, एक टेंशन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम देते हैं हम T. एंड ये जो वर्टिकल से एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल हमने एज्यूम किया है. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा एंगल होगा. तो अगर टी का कंपोनेंट लेते हैं हम तो इस डायरेक्शन में टी का कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा एंड इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा. अब कार हमारी एक सर्कुलर मोशन कर रही है सर्कुलर ट्रैक के अलोंग, तो इसलिए क्या होगा, इसके ऊपर बॉब के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीपिटल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एंड सेम मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड सेम है. तो इस Fc फोर्स की वजह से क्या होता है, अभी जो
बॉब हमारा ये थीटा एंगल बना के रखता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, जो थीटा एंगल है ये थीटा एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स जो बॉब ने अपनी कंडीशन बनाई है किसी फिक्स थीटा एंगल पे सस्पेंड हो रहा है, तो थीटा एंगल इसने होल्ड करके रखा है, चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या मान सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है पूरा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, तो इसमें हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स ऐड कर रहे हैं, टी साइन थीटा, एंड इसको बैलेंस कर रहा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्स ऐड कर रहे हैं, टी साइन थीटा, वर्टिकल में कर रहा है हमारे पास में टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम जी। एम जो एफ सी है इसको क्या लिखते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। तो दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 10 अपॉन रेडियस हमारे पास में 10 मीटर इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू है वो हम 10 ले लेते हैं। तो इससे क्या मिला हमें, tan थीटा इक्वल टू 1, मीन्स tan थीटा की वैल्यू 1 है ये, तो थीटा किस एंगल पे होता है ये, पाई बाई 4 पे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन में बोला गया है a car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car is, means हमें कार गिवन है, ये कार किसी कर्व पाथ के अलोंग मूवमेंट कर रही है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 90 मीटर, एंड ये जो कार है इसका वेट क्या गिवन है हमें, मास इसका गिवन है हमें 1000 kg। ये मूव कर रही है फ्रिक्शनलेस रोड पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फ्रिक्शन रोड जो है हमारी वो फ्रिक्शनलेस रोड है। इफ द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री, मीन्स इस रोड को जिस एंगल में बैंक किया गया उस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 45 डिग्री पे हमने इसको बैंक किया गया है। द स्पीड ऑफ द कार इज, मीन्स हमें जो कार की स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कार पे फोर्सेज कौन कौन से ऐड कर रहे होंगे। अब कार पे कौन सा फोर्स ऐड कर रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस पे एक्ट कर रहा होगा एम जी, एंड एक कर रहा होगा इस पे फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऐड कर रहा होगा जो सरफेस है इसके नॉर्मली, कार एंड जो सरफेस है इनके कॉन्टेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स ऐड करता है। अब जो नॉर्मल फोर्स है ये बना रहा है एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास में, एक आ जाएगा एन कॉस थीटा, एक आ जाएगा एन साइन थीटा। अब जो कार है हमारी वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐड करेगा एफ सी। तो इस केस के अंदर इस पर नेट फोर्स इतनी ऐड कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स हमने लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो रोड है वो फ्रिक्शनलेस रोड है। तो अब इसके लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल के अंदर अगर फोर्स बैलेंस करें तो क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐड कर रहा है हमारे पास में एन साइन थीटा विच इज इक्वल टू एफ सी। अब जो एफ सी है ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी स्क्वायर बाई आर विच इज इक्वल टू एन साइन थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल के लिए अब फोर्स बैलेंस करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, मीन्स ये जो एन कॉस थीटा है इसको कौन बैलेंस आउट कर रहे हैं, इसको एम जी बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें एम जी बाई कॉस थीटा। तो ये एन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इससे क्या मिलेगा हमें, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, टेन थीटा के इक्वल। तो वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, आर जी टेन थीटा। तो रेडियस क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑलरेडी, रेडियस गिवन है हमें 90 मीटर रेडियस गिवन है, ये हो जाएगा 90। जी की वैल्यू हम लेते हैं 10, एंड जो 10 है 10 की वैल्यू में गिवन है 45 डिग्री थीटा। तो 10 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 900 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। एंड इससे क्या मिल जाएगा हमें, जो v की वैल्यू है, v किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ 900 विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड।
सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि वेलोसिटी क्या होगी कार की, स्पीड क्या होगी, तो वो ऑप्शन नंबर बी है, 30 मीटर पर सेकेंड विल बी आवर करेक्ट आंसर।